करंट अफेयर में यूपीएससी क्या कर रही है इकोनॉमी में, जो बेसिक अवधारणा है, जो बेसिक कंसेप्ट है, उसे किसके साथ मिक्स कर रही है? आप पाएंगे कि उसे करंट ट्रेंड के साथ मिक्स कर दिया जाता है। जो भी करंट ट्रेंड है उसके साथ उसे मिक्स कर दिया जाता है। कि अभी तक हमने करंट अफेयर रेगुलरली नहीं पढ़ा है। मासिक पत्रिका कभी पढ़ी, कभी नहीं पढ़ी, न्यूज़पेपर कभी पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब विलंब हो गया है, या अब हमें क्या करना चाहिए? दिन के अंत में एटलीस्ट आधा घंटा या 45 मिनट देखकर माइंड मैपिंग कीजिए। माइंड मैपिंग का मतलब होता है कि आपने जो पढ़ा एक करके, कि ठीक है मैंने जो है राजकोषीय नीति पढ़ा, अच्छा ठीक है राजकोषीय नीति के महत्व ये है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जब हम करंट अफेयर के बारे में विचार करते हैं और स्पेसिफिकली इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब करंट अफेयर की बात की जाए तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि कितना करंट अफेयर पढ़ना है। अब तक तो हमने इकोनॉमी का जो करंट अफेयर है वो अच्छे से नहीं पढ़ा, तो अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? करंट अफेयर अगर पढ़ भी लिया तो उसे रिवाइज कैसे करें, रिटेन कैसे करें? क्योंकि जब भी आप करंट अफेयर डॉक्यूमेंट्स उठाते हो उनमें आपको बहुत सारे तथ्य देखने को मिलते हैं, और साथ ही यह विचार भी हमें परेशान करता है कि क्या एक ही पत्रिका को पढ़ना पर्याप्त होगा, या फिर करंट अफेयर की होलिस्टिक कवरेज के लिए हमें 2 या 3 पत्रिकाओं को पढ़ना पड़ेगा। ये सारे डाउट हैं जो एक एस्पिरेंट के मन को परेशान करते हैं। तो आज की जो हमारी संक्षिप्त चर्चा रहेगी उसका केंद्र यही है कि आखिर इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से आप करंट अफेयर कहां से कैसे कवर करें, और साथ ही अगर आपको रिटेन या रिवाइज करना है तो किस प्रकार की स्ट्रैटेजी हो सकती है जो रिटेन करने और रिवाइज करने में आपके लिए मददगार हो सकती है। तो चलिए इसी के संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप सभी अभी तक जान ही चुके होंगे कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आप सही से पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये जानना पड़ेगा कि यूपीएससी उस डॉक्यूमेंट से या फिर करंट अफेयर से किस प्रकार के प्रश्न पूछ रही है, ताकि हम उसी अनुसार अपना करंट अफेयर कवर करने की जो रणनीति है उसे निर्धारित कर पाए। तो चलिए सबसे पहले हम पीवाईक्यूज के थ्रू ये जानने की कोशिश करते हैं कि करंट अफेयर से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर सबसे पहले और सबसे बेसिक प्रकार के प्रश्नों की मैं बात करूं तो क्या है कि आप पाएंगे कि करंट अफेयर में यूपीएससी क्या कर रही है इकोनॉमी में, जो बेसिक अवधारणा है, जो बेसिक कंसेप्ट है, उसे किसके साथ मिक्स कर रही है? आप पाएंगे कि उसे करंट ट्रेंड के साथ मिक्स कर दिया जाता है। जो भी करंट ट्रेंड है उसके साथ उसे मिक्स कर दिया जाता है। एग्जाम्पल दूं, आपने देखा होगा कि एक साल यूपीएससी ने प्रश्न पूछा कि विश्व के अधिकांश देशों के जो केंद्रीय बैंक हैं वो ब्याज दरों को बढ़ा रहे हैं कोविड के बाद। दूसरा कथन उन्होंने दिया और उस कथन में लिखा क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है या केंद्रीय बैंक है उनको लगता है कि ब्याज दरों को बढ़ाकर वो बढ़ती उपभोक्ता मांग या मुद्रास्फीति पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। अब आप देखोगे कि इस क्वेश्चन में कंसेप्ट और करंट दोनों को जोड़ दिया। कंसेप्ट क्या है कि देखिए भाई, ये जो केंद्रीय बैंक है ये ब्याज दरों को बढ़ाते हैं तो इसके पीछे मंशा क्या होती है, और ब्याज दरों के बढ़ने का या घटने का किस प्रकार का प्रभाव होता है। यानी सीधे सीधे अगर मैं कहूं तो जो मॉनेटरी पॉलिसी हम पढ़ते हैं वहां से ये कंसेप्ट जुड़ा हुआ है। लेकिन इस कंसेप्ट को आगे लिंक कर दिया करंट ट्रेंड के साथ। आपको पता होना चाहिए कि क्या पोस्ट कोविड ऐसी किसी रणनीति या स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल केंद्रीय बैंकों के द्वारा किया गया था, तब कहीं जाकर आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाओगे। यानी करंट ड्रीवन क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन को जोड़ दिया गया किससे? कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ। जब दोनों का संयोग होगा तब कहीं जाकर आप प्रश्न का सही उत्तर दे पाओगे।
तो एक तो पैटर्न मुझे क्लियरली समझ में आता है कि यूपीएससी कंसेप्ट और करंट अफेयर दोनों को जोड़कर आपसे प्रश्न पूछ रही है, और ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये भी समवट अप्लाइड प्रकार के क्वेश्चन हैं, यानी अपने आप को आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए तैयार करना पड़ेगा। दूसरा बड़ा ही सरल तरीका है प्रश्न पूछने का कि जो करंट अफेयर में चल रहा है सीधा वहां से उठाकर प्रश्न पूछ दो। जैसे वेनेजुएला का क्राइसिस आज भी है, कुछ समय पहले भी था, तो यूपीएससी ने सीधा प्रश्न पूछ दिया कि वेनेजुएला ने अपने इकोनॉमिक क्राइसिस या जो वहां से माइग्रेशन हो रहा था उस पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया, और दूसरी स्टेटमेंट दे दी कि वेनेजुएला के पास विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार है। सीधा करंट अफेयर आधारित प्रश्न पूछ दिया गया। इसके अलावा आप देखोगे कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रुपी काफी चर्चा में रहा, यूपीएससी ने सीधा सीधा यहां से उठाकर प्रश्न आपसे पूछ दिए। यानी कंसेप्ट और करंट अफेयर के मैच के अलावा दूसरा एरिया है जहां यूपीएससी प्रत्यक्ष प्रकार से प्रश्न पूछ रही है, और तीसरा तरीका है जहां यूपीएससी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट दोनों मेथड को एक साथ इस्तेमाल कर रही है, या कभी कभी सिर्फ करंट अफेयर के चलते स्टैटिक महत्वपूर्ण हो जाता है जहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। जैसे भारत में हल्दी बोर्ड का गठन होता है, और आप पाओगे कि लास्ट ईयर यूपीएससी ने प्रश्न क्या पूछा, प्रश्न पूछा हल्दी के उत्पादन के संदर्भ में, है ना, कि भारत में कितनी प्रकार की या कितनी किस्मों की हल्दी का उत्पादन होता है, कौन से राज्य हैं जो उत्पादन में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार का प्रश्न आपसे यूपीएससी ने पूछ लिया, और इसे हम यहाँ भली भांति देख सकते हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान हल्दी के बारे में कथन है, उन पर विचार कीजिए। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं, और भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्य है। और ये देखिए पीटी 365 में जो कि हल्दी बोर्ड का गठन हुआ, तो पीटी 365 की एक विशेषता है, या ये जो ईयरली मैगजीन है इसकी विशेषता है कि जो महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि है उसे भी क्लियर किया जाता है। तो उसी पृष्ठभूमि में आप देखोगे कि आपको ये सारी जानकारी देखने को मिलेगी कि आखिर चर्चा में क्यों है, क्योंकि हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया गया। और इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि वैश्विक हल्दी उद्योग में भारत का प्रभुत्व, उत्पादक, उपभोक्ता, निर्यातक सबसे बड़ा है भारत, है ना। हल्दी उत्पादक राज्य कौन से हैं, कितनी हल्दी की किस्में हैं जिनका उत्पादन भारत में किया जाता है। यानी ये एक ऐसा प्रश्न है जो करंट से प्रेरित जरूर है, लेकिन करंट में जो हुआ उसके बारे में इस प्रश्न में कुछ भी पूछा नहीं गया। प्रश्न में जो पूछा गया है वो मूलतः स्टैटिक आधारित है, अर्थात अवधारणा और करंट को मिलाकर प्रश्न पूछा जा सकता है। डायरेक्ट करंट अफेयर से प्रश्न पूछा जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा करंट अफेयर में कुछ चला जिसके चलते स्टैटिक महत्वपूर्ण हो गया, स्टैटिक पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आप देखोगे कि मिश्रित प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाने की संभावना बनती है, जहां कुछ चीजें स्टैटिक से देखने को मिलेंगी, कुछ चीजें आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे आप देखिए भारत में राज्य सरकारों के पास गौण खनिजों के निष्कर्षण के बारे में रियायत देने के लिए नियम बनाने की कोई शक्ति नहीं है, भले ही ऐसे खनिज उनके अपने भूभाग में अवस्थित हो। कथन 2, भारत में केंद्र सरकार के पास प्रासंगिक विधि के अधीन गौण खनिजों को अधिसूचित करने की शक्ति है। ये भी जो अभी हमने देखा क्या है कि स्टैटिक से क्वेश्चन है, लेकिन चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि कुछ गौण खनिजों के संदर्भ में केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब ये गौण नहीं बल्कि ये प्रमुख खनिज होंगे। कारण क्या है, क्योंकि इन गौण खनिजों के साथ कुछ क्रिटिकल मिनरल मिल रहे थे। इन गौण खनिजों की व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा देखी जाती है। तो हुआ यूं कि राज्य सरकार जब इन गौण खनिजों का खनन करवा रही थी या इनकी व्यवस्था को संभाल रही थी, तो इनके साथ जो क्रिटिकल मिनरल थे उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। तो पिछले कुछ समय में आप सभी क्रिटिकल मिनरल सुन रहे होंगे, तो वो जरूरी हुए, सरकार ने ध्यान दिया और कुछ गौण खनिज को प्रमुख खनिज घोषित करके उनको रेगुलेट करने की पावर अपने हाथ में ले ली, जिसके चलते
आप देखोगे कि किस प्रकार के खनिजों को कौन नियंत्रित करता है, कौन जो है अधिसूचित करता है, इस प्रकार की जो बेसिक जानकारी है उस पर आधारित प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। यानी ये भी क्या है, एक अप्रत्यक्ष प्रकार का प्रश्न, या मैं कहूंगी कि करंट अफेयर इसके पीछे प्रेरणा रही, लेकिन स्टैटिक पोर्शन आधारित प्रश्न यहां पर पूछ लिया गया है। ये देखिए, ये है जहां कुछ जानकारी करंट अफेयर की है, कुछ जानकारी जो चीजें चर्चा में चल रही हैं, है ना, करंट डेवलपमेंट चर्चा में कुछ बना रहा, और कुछ बातें जो बेसिक कंसेप्ट है या जो स्टैटिक पोर्शन है उससे भी जुड़ी हुई है। जैसे भारत में खनिज सुरक्षा भागीदारी में एक सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गया है, क्योंकि कुछ समय पहले भारत खनिज सुरक्षा भागीदारी में शामिल हुआ। भारत अपने द्वारा चिन्हित सभी 30 अति आवश्यक खनिजों में साधन संपन्न है। अब अगर आपको ये स्टेटमेंट सॉल्व करनी है तो आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि क्रिटिकल मिनरल का आइडिया क्या है, जो हमें पता चलता है स्टैटिक पोर्शन से। संसद ने 2023 में खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन कर कतिपय अति आवश्यक खनिजों के लिए खनन पट्टा और संयुक्त लाइसेंस नीलामी देने हेतु केंद्रीय सरकार को अनन्य रूप से सशक्त किया है। तो आप देखोगे फर्स्ट थर्ड करंट डेवलपमेंट है। अच्छा, पूरा क्वेश्चन भी इसीलिए चर्चा में है क्योंकि करंट अफेयर में क्रिटिकल मिनरल अत्यधिक चर्चा में रहे हैं, लेकिन क्रिटिकल मिनरल की समझ करंट अफेयर और स्टैटिक दोनों से जुड़ जाते हैं। और आप देखोगे कि इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो भी अधिकांश चीजें आपको जो ईयरली मैगजीन है पीटी 365, क्योंकि टॉपिक वहां कवर हुआ, उसमें देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसा मिशन शुरू किया, इसमें यह लिखा हुआ है कि क्रिटिकल मिनरल आखिर होते क्या है। अब जरा सोचिए कि क्रिटिकल मिनरल को हम निकालते ही आर्थिक महत्व और आपूर्ति पर खतरे के संदर्भ में है। तो अगर हम साधन संपन्न होते तो आपूर्ति पर कोई खतरा होता, और होता तो क्या ये क्रिटिकल मिनरल होते? अगर इस पर विचार करोगे तो आसानी से आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। साथ ही जो बैकग्राउंड दिया जाता है उस बैकग्राउंड में दिया गया है खनिज सुरक्षा भागीदारी। संयुक्त राज्य अमेरिका की नेतृत्व वाली इस पहल में भारत 2023 में शामिल हुआ। अब ये देखकर लग रहा होगा कि 2023 का डेवलपमेंट, क्या हमें 2-3 साल पुराना करंट अफेयर पढ़ना है? उत्तर है नहीं। कुछ ऐसा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट अगर किसी टॉपिक के संदर्भ में होता है तो वो पत्रिका में कवर हो जाता है। पत्रिका आपको करंट अफेयर के साथ साथ, पीटी 365 आपको करंट अफेयर के साथ साथ थोड़ा बैकग्राउंड भी स्पष्ट करके देती है, ताकि पहले के अगर कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट रहे हैं तो उनके बारे में भी आपकी समझ बनी रहे। एक और ट्रेंड है करंट अफेयर का। एक तो सीधा करंट घटनाक्रम पर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, दूसरा कुछ सालों से या कुछ समय से करंट में कुछ ट्रेंड रहता है जिसके चलते कुछ यूनिट या कुछ टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जब भी मैं सलाह देती हूं मैं बार बार बताती हूं कि पिछले कुछ सालों से कैपिटल मार्केट अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। आम व्यक्ति पूंजी बाजार के ऑप्शंस के पास जा रहा है, निवेशक बन रहा है, रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या बढ़ रही है ना। तो इन सब चीजों के चलते आप देखोगे कि कैपिटल मार्केट आधारित प्रश्न भी पिछले 3-4 सालों में अच्छी खासी संख्या में पूछे जा रहे हैं। एटलीस्ट 3 के आसपास प्रश्न आपको पिछले 3-4 सालों में हर साल प्रीलिम्स में मिल जाएंगे। यानी करंट में कुछ चीजें ट्रेंड में है। क्यों? क्योंकि आम आदमी निवेशक बन रहा है। यूपीएससी उन चीजों पर ध्यान देती है जो आम आदमी के करीब है, तो इसलिए कैपिटल मार्केट अब इंपॉर्टेंट हो गया है। डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्ट ऑप्शंस के बारे में पूछेगी। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में पूछ लिया कि क्या होते हैं। ये पूछ लिया कि बॉन्ड या फिर स्टॉक किसमें रिस्क ज्यादा होता है, ये प्रश्न यूपीएससी ने विगत साल में पूछा है। ये पूछ लिया गया कि भारत में आखिर ये कैपिटल मार्केट कितना तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्या भारत में कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कोई एंटिटी है? और प्रमुखतः जो खुदरा निवेशक है उनके हितों के लिए कोई एंटिटी है? और प्रश्न पूछे जाने का कारण भी स्पष्ट है। क्यों? क्योंकि विगत वर्ष नहीं, सेबी ने काफी सारी ऐसी डायरेक्शंस जारी की जिसके माध्यम से सेबी ने खुदरा निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने की कोशिश की। जैसे आप देखोगे कि फिनफ्लुएंसर्स पर लगाम कसने की कोशिश की, और सेबी ने कहा कि ये जो वित्तीय सलाह देते रहते हैं सोशल मीडिया पर बिना किसी वैलिडिटी के, है ना, बिना किसी जो है आप देखोगे सर्टिफिकेट के, तो उन्होंने क्लियर कहा कि मेरे साथ जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं
वो ऐसे फिनफ्लुएंसर्स के साथ काम नहीं करेंगी जो रजिस्टर्ड नहीं है। तो आप पाओगे कि कैपिटल मार्केट में जो घटित हो रहा है समग्र तौर से अब वो इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण है या प्रमुख है। आप पाओगे कि करंट अफेयर में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिंक के साथ आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यानी अब जो हमें समझना है वो ये है कि ये जो पीवाईक्यू हम देखते हैं इनसे बहुत ही सीमित समझ हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखो तो ये जो पीवाईक्यू हैं ये आपको सही दिशा दिखाने में सहायक हो सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ उन डाउट्स की जो एक एस्पिरेंट को बार बार परेशान कर रहे हैं और उम्मीद है कि आपको भी परेशान कर रहे होंगे। जैसे सबसे पहला कि अभी तक हमने करंट अफेयर रेगुलरली नहीं पढ़ा है, मासिक पत्रिका कभी पढ़ी कभी नहीं पढ़ी, न्यूज़पेपर कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अब विलंब हो गया है या अब हमें क्या करना चाहिए? तो एक बात ध्यान रहे, जो बीत गई सो बात गई, तकदीर से सिकवा कौन करे, जो तीर कमान से छूट गया उस तीर का पीछा कौन करे। अब हमें ध्यान देना है कि हमारे पास 4 माह है। इन 4 माह में हमारी ऐसी क्या रणनीति हो कि हम करंट अफेयर को एफिशिएंटली क्वालिटेटिवली कवर कर पाए और एग्जाम हॉल में हम कॉन्फिडेंस के साथ जा पाए। तो अभी भी समय है, अगर आप सचेत हो जाते हैं और सही ढंग से इकोनॉमी के करंट अफेयर को कवर करते हैं तो ट्रस्ट में इकोनॉमी के क्वेश्चन आज भी प्रिडिक्टेड लाइन और लेंथ पर है ना। आप आसानी से इकोनॉमी के क्वेश्चंस में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक मासिक पत्रिकाओं को गंभीरता से नहीं लिया, आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट में भी निरंतरता नहीं है, कोई बात नहीं। अब ईयरली डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से जो गैप रहा आप उस गैप को फिल कर सकते हो। घबराने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी महत्वपूर्ण जानकारी होती है वो कंसोलिडेटेड वे से संक्षिप्त बैकग्राउंड के साथ आपको ईयरली मैगजीन यानी पीटी 365 में आसानी से मिल जाती है। मुद्दा ये नहीं है कि पढ़ना क्या है, क्योंकि ये तो क्लियर है कि पीटी 365 आप पढ़ सकते हो। प्रत्यक्षतः और अप्रत्यक्षतः प्रश्नों को हल करने में वो आपके लिए मददगार होती है। अब अगला और जो अधिक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आखिर पढ़ना है तो किस प्रकार से पढ़ना है। तो पढ़ना है तो किस प्रकार से पढ़ना है, इसका उत्तर हमें पीवाईक्यू दे रहा है कि देखिए, हम करंट अफेयर को लेकर जो अप्रोच रखते हैं वो अप्रोच अत्यधिक सीमित है। हमें क्या लगता है कि जो भी आर्टिकल है एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हम आर्टिकल्स को पढ़ते जाएंगे और उससे हमें करंट अफेयर क्लियर हो जाएगा और एग्जाम की मांग पूरी हो जाएगी। उत्तर है नहीं। आपको सबसे पहले पीवाईक्यू से ये सीखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस का नेचर क्या है। यानी करंट में जो चल रहा है उसे कंसेप्ट से जोड़ा जा रहा है, करंट में जो चल रहा है उसका स्टैटिक पूछा जा रहा है, स्कीम्स के बारे में प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं। अच्छा, करंट में कुछ ट्रेंड चल रहा है जो लंबे समय से चल रहा है, ऐसा नहीं कि किसी एक दो दिन की घटना हो, उससे जुड़ा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उसी प्रकार से करंट अफेयर को अप्रोच करने की कोशिश करनी है। इकोनॉमी का जब हम नाम सुनते हैं तो दिमाग में आता है आंकड़े आंकड़े और आंकड़े, लेकिन आप देखोगे इकोनॉमी के पीवाईक्यू उठाकर देखना, जहां कोई जटिल आंकड़ा दिया गया है वहां आपको एलिमिनेट करने का ऑप्शन मिलता है। अन्यथा अधिकांशतः जो आंकड़े पूछे जाते हैं वो मेजर ट्रेंड से जुड़े हुए आंकड़े हैं। जैसे टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है, पिछले कुछ सालों में बढ़ा है या घटा है। आपसे ये पूछ लिया जाए कि पीपीपी के आधार पर भारत विश्व में कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था है, या वैसे पीपीपी को छोड़ दे, नॉमिनल अर्थों में भारत विश्व में कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था और कौन सी बनने जा रहा है, क्योंकि भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई, ये चर्चा में रहा। तो ऐसे तथ्य आपको पता होने चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, वस्तु व्यापार में स्थिति क्या है और सेवा व्यापार में क्या है, राजकोषीय घाटे की स्थिति क्या है, डेट टू जीडीपी रेशियो की स्थिति क्या है। ये इतने वृद्ध प्रकार के तथ्य हैं जो आपको पता होने ही होने चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि पत्रिकाओं में अत्यधिक डिटेल में जाकर कई बार तथ्य लिख दिए जाते हैं। तो अगर आप इन पत्रिकाओं को उठाओगे और उसमें, क्योंकि पत्रिकाओं में ध्यान रखा जाता है कि संभावना क्या है और कैसे प्रश्न बन सकते हैं, अगर आप पीवाईक्यू देखकर, है ना, अपनी रणनीति बनाते हो तो जो मैगजीन्स आपके सामने आती हैं उनमें से आप उतना ही उठाएंगे जितना जरूरी है और जो गैर जरूरी है उसे साइड कर देंगे। तो सबसे पहले पीवाईक्यू से इंसाइट लो कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं,
किस प्रकार का अगर डेटा पूछा जा रहा है तो डेटा इस्तेमाल हो रहा है ना। कंसेप्ट्स का रोल क्या है, आखिर प्रश्न किस प्रकार के बन रहे हैं। जब ये लिंक करके आप पढ़ने की कोशिश करोगे तब कहीं जाकर आप देखोगे कि आपको मदद मिल जाएगी। और इस मामले में पीटी 365 काफी हेल्पफुल है, काफी कॉम्पैक्ट वे से, है ना, ब्रीफ बैकग्राउंड के साथ, इन्फोग्राफिक्स इत्यादि देकर, कंपैरेटिव जो है चार्ट इत्यादि बनाकर चीजें आपके सामने प्रस्तुत की जाती हैं। तो जो जरूरी है उसे निकालिए। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संपूर्ण पत्रिका को पढ़ना आपका काम नहीं है, बल्कि जितना जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पीवाईक्यू देखकर वो निकालने की एबिलिटी आपको जनरेट करनी पड़ेगी। दूसरी बात, ठीक है, हमने इतना कर लिया, अब हम ये जो पत्रिका है इसे पढ़ें तो कैसे पढ़ें, इसका सरल तरीका है। सामान्यतः मैंने देखा है कि अभ्यर्थी क्या करते हैं, स्टैटिक पोर्शन को अलग पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर को अलग पढ़ रहे हैं। अब जरा सोचिए, जिस प्रकार का मैंने क्वेश्चंस का नेचर बताया या ट्रेंड बताया, क्या आप स्टैटिक और करंट अफेयर को अलग अलग पढ़ के प्रश्नों को हल कर सकते हैं? या आप में वो सामर्थ्य आएगा कि आप ये लिंक कर पाए कि देखिए करंट में ये चर्चा में अब इसका स्टैटिक इंपॉर्टेंट हो गया है, करंट में ये बात चर्चा में है, इसकी अवधारणा से जोड़कर अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या आप अलग थलग पढ़कर इस प्रकार का लिंक बना पाएंगे? उत्तर है नहीं। और अगर आप ये लिंक नहीं बना पाए तो सिर्फ आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, आप ये प्रोसेस नहीं कर पा रहे कि परीक्षा में यूज कैसे होगा। इसलिए मेरा सुझाव सदैव यही होता है, और स्पेसिफिकली इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको करंट अफेयर और स्टैटिक को साथ लेकर चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुद्रा एंड बैंकिंग पढ़ा, तो आप पीटी 365 खोलिए और उसमें मुद्रा और बैंकिंग यूनिट को कवर कीजिए, ताकि दोनों साथ साथ कवर हो जाए। आपको ये पता चल जाए कि अच्छा, मनी एंड बैंकिंग में ये चीजें करंट अफेयर में चर्चा में रही हैं, यानी इनका स्टैटिक अच्छे से देखना है। साथ ही आप देखोगे कि आपने 1 महीने पहले इकोनॉमी पढ़ा, 1 महीने बाद इकोनॉमी का करंट अफेयर पढ़ रहे हो। अब पढ़ना तो बहुत कुछ है, आप बहुत सारी चीजें भूल जाते हो। तो जब आप करंट अफेयर भी पढ़ते हो तो चीजों को अच्छे से आत्मसात नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारी बातों को या बेसिक अवधारणाओं को भूल चुके हैं। जब आप साथ पढ़ते हैं तो समझ बेहतर होगी, और चूंकि कंसेप्ट क्लियर है, आप देखोगे कि आपको करंट अफेयर को समझने में, उसे रिटेन करने में तुलनात्मक रूप से कम समय लगेगा। जैसे उदाहरण स्वरूप, मुझे पता है कि जीएसटी की व्यवस्था क्या है, अब मुझे सिर्फ इतना पढ़ना है करंट अफेयर में कि जीएसटी में हाल फिलहाल में किस प्रकार के बदलाव किए गए हैं। मैंने स्टैटिक पढ़ा, आई नो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होते हैं, अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि भारत ने किसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए, और उसमें प्रमुख प्रमुख, ज्यादा डिटेल में नहीं, प्रमुख टर्म्स और कंडीशंस क्या है। मुझे पता है मनी और बैंकिंग की बेसिक अवधारणाएं क्या है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि नीतिगत दरों में किस प्रकार का बदलाव हो रहा है, क्या कोई नई टर्म है जो किसी कारण से चर्चा में है। तो सिंपली जब आप लिंक करके पढ़ते हो तो एफिशिएंसी ज्यादा आती है, रिटेन करने में मदद मिलती है, और तुलनात्मक रूप से कम समय में आप करंट अफेयर को कवर कर पाते हैं। तो मेरा सुझाव सदैव यही रहता है कि आप स्टैटिक और करंट अफेयर को लिंक करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आप परीक्षा की मांग को पूरा कर पाए। जहां तक बात है रिवाइज करने की और रिटेन करने की, तो सबसे पहले रिटेन करने के बारे में अगर हम बात करें तो रिटेन होता कैसे है। जब तक आप पैसिव रीडर बनोगे तब तक आप रिटेन नहीं कर पाओगे। सबसे पहले एक्टिव रीडर बनना है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी लेवल पर इंपॉर्टेंट है, उन्हें अलग अलग कलर पेन से हाईलाइट कीजिए, ताकि जब आप दोबारा पढ़ें तो सबसे पहले आपको पूरी मैगजीन ना पढ़नी पड़े, बल्कि उसमें जो आपने हाईलाइट किया है सिर्फ उतना पढ़ना पड़े, ताकि आप री रीड ना करें बल्कि रिवीजन करें। क्योंकि जब हम रिवीजन करते हैं तो रिवीजन स्मार्ट होता है, और प्रायोरिटी आधारित हम रिवीजन करते हैं। क्या महत्वपूर्ण है उस पर तुलनात्मक रूप से अधिक ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले आप रिवाइज क्या करोगे, उसके लिए आपको पहले तैयारी करनी पड़ेगी, और इस तैयारी में शॉर्ट नोट्स अगर आप बनाना चाहिए, आपके पास समय है, वो भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन मेरा सुझाव है कि आप सिंपल अलग अलग कलर पेन थीम का इस्तेमाल करते हुए ये निर्धारित कर सकते हैं कि जब सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में आप करंट अफेयर को पढ़ेंगे तो आप रिवाइज क्या करेंगे। इसके अलावा रिटेन करने के लिए पीटी 365 में तो वैसे ही काफ़ी सारी व्यवस्था है, चार्ट्स होते हैं, जैसा मैंने बताया, टेबल है, डायग्राम है, वो आपकी मदद करेंगे। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को तस्वीर के रूप में देखते हैं तो हमारे दिमाग में उसकी छवि बनती है। इसके अलावा जो अभी मैंने बताया,
एक्टिव रीडर बनना है, पैसिव रीडर नहीं बनना। एक्टिव रीडर कैसे बनोगे? जब आपने कुछ पढ़ा तो विचार कीजिए कि यहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जब आपने पढ़ा, पूरे दिन आपने पढ़ा, हो सकता है एक दिन आपने इकोनॉमी की एक यूनिट पढ़ी हो जिसमें स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों आपने कवर कर लिया हो। दिन के अंत में एटलीस्ट आधा घंटा या 45 मिनट देकर माइंड मैपिंग कीजिए। माइंड मैपिंग का मतलब होता है कि आपने जो पढ़ा एक करके, कि ठीक है मैंने जो है राजकोषीय नीति पढ़ा, अच्छा ठीक है राजकोषीय नीति के महत्व ये है, ठीक है राजकोषीय नीति के तहत अगर हम सरकारी बजट की बात करें तो राजस्व खाता ये है, पूंजी खाता ये है, ठीक है इसके ये घटक है। अच्छा, इनके संदर्भ में करंट में मैंने पढ़ा कि जीएसटी की व्यवस्था में, कर व्यवस्था में कुछ सुधार किया गया है, ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियों के संदर्भ में आपने पढ़ा कि सरकार के लक्ष्य क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट क्या है, असेट मोनेटाइजेशन टारगेट क्या है, ठीक है। करंट अफेयर में मैंने इसे लिंक कर लिया। जब आप अंत में इस प्रकार से माइंड मैपिंग करेंगे पढ़ते टाइम, जब आप जो है ये विचार करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जितना जरूरी है उतना ही पढ़ेंगे, जो गैर जरूरी बातें हैं उन्हें साइड कर देंगे, तो आप देखोगे कि पढ़ने के लिए मटेरियल कम हुआ। जो पढ़ा आपने उसे एक्टिवली प्रोसेस किया, क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन फॉर्मेशन व्यवस्था पर भी ध्यान दे रहे हो कि कैसे प्रश्न बन सकते हैं। और दिन के अंत में आपने एक बार माइंड मैपिंग करके जो पढ़ा था उसे रिवाइज किया। और साथ ही अगर करंट अफेयर आधारित आप कुछ प्रश्न हल कर लेते हैं तो ये तो सोने पर सुहागा है, क्योंकि प्रश्न के माध्यम से किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखना आसान हो पाता है। और आई थिंक आप सभी रिलेट करेंगे कि जब भी आपने कोई प्रश्न हल किया, आपने पढ़ा था लेकिन आपसे हल नहीं हुआ, उत्तर गलत हो गया, आप शायद ही कभी उसे भूल पाते हैं। ठीक है, तो सिंपली जो है अगर आप इन चीजों पर ध्यान देते हैं और अंत में आपने पूरी बुकलेट पढ़ ली, आपका आधा इकोनॉमी हो गया, आपकी 4 यूनिट हो गई, एक दिन बैठकर 2-3 घंटे निकालकर फिर से माइंड मैपिंग कीजिए। एक सप्ताह में लास्ट के कुछ समय, अगले सप्ताह में फिर से माइंड मैपिंग कीजिए जो पूरे सप्ताह में आपने पढ़ा है। देखिए, आप जितना अपने मस्तिष्क को आराम देंगे, मस्तिष्क आराम जोन में जाएगा। जितना आप मानसिक मशक्कत करेंगे उतना ही आप रिटेन कर पाएंगे। तो ये जो माइंड मैपिंग है, पढ़ने के बाद विचार करना कि क्या पढ़ा है मैंने, सोचना, कुछ भूल गए तो फिर से नोटबुक उठाकर देखना, ये मानसिक मशक्कत है। और जो मानसिक मशक्कत करता है वही एक्टिव रीडर है, अन्यथा बाकी सब पैसिव रीडर है। और पैसिव रीडर एग्जाम हॉल में जो फील करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि पढ़ा हुआ तो सब है, लेकिन किसी भी स्टेटमेंट को लेकर या बहुत सारी स्टेटमेंट्स को लेकर हम कॉन्फिडेंटली कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। यानी पढ़ा उन्होंने भी है और पढ़ा एक्टिव रीडर ने भी है, लेकिन एक्टिव रीडर के संदर्भ में आप देखोगे कि वो ना सिर्फ उस टॉपिक को जानता है, उसके बारे में सुना है, बल्कि स्टेटमेंट्स को भी हल करने की कैपेबिलिटी वो रखता है। तो अब ये आप पर निर्भर बन करता है कि आप एग्जाम हॉल में क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो। आप ये एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि देखा तो सब है लेकिन आ कुछ भी नहीं रहा, या आप ये एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि देखा भी है और मुझे आता भी है, या आप चाहते हो कि ऐसे प्रश्नों की संख्या अधिक से अधिक हो जिनका उत्तर आप कॉन्फिडेंटली दे पाए। तो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर को कैसे कवर करना है, कहाँ से कवर करना है, इन सब के बारे में हमने बात कर ली है। और इस साल भी आप देखोगे कि करंट अफेयर काफी महत्वपूर्ण रहा है। बाह्य क्षेत्र के संदर्भ में कितना कुछ घटित हो रहा है आप सब जानते हैं। क्रिटिकल मिनरल्स अभी भी चर्चा में है, ट्रेड वॉर, ट्रेड वेपनाइजेशन जैसी चीजें चर्चा में है ना। भारत द्वारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करने की कोशिश की जा रही है और कुछ हद तक भारत को सफलता भी मिली है। कर फ्रंट पर हमने सुधार किए हैं, जैसे जीएसटी प्रकार के सुधार, लेबर कोड जिनको 2020-21 में हम लेकर आए थे, अब हम उन्हें इंप्लीमेंट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कृषि धन्य धान्य योजना या इस प्रकार की बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत भी सरकार के द्वारा की गई है। मॉनेटरी पॉलिसी के फ्रंट पर अगर हम बात करें तो हम ईज कर रहे हैं, यानी अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को कम करके मांग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा बहुत कुछ है जो इस पूरे साल भी चर्चा में बना रहा, और संभावना है कि इस बार भी जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस होंगे उनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से आपको करंट अफेयर का फ्लेवर जरूर देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इकोनॉमी के क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली सॉल्व करें, और चूंकि ये एक महत्वपूर्ण विषय है, यहां से मैंने पहले भी बताया था, एक बार मैं फिर दोहराऊंगी कि अभी भी प्रश्न प्रेडिक्टेबल है। अगर आपने सही से पढ़ा है तो आप प्रश्नों का हल या प्रश्नों को हल
कर देंगे। तो आप चाहते हो कि इकोनॉमी के क्वेश्चंस को आप अधिक से अधिक हल करो, तो करंट अफेयर को लिंक करके पढ़ना शुरू कर दो। और इस मामले में पीटी 365 या इस प्रकार का डॉक्यूमेंट आपके लिए मददगार हो सकता है। तो आई होप कि करंट अफेयर को आपको कैसे कवर करना है इस बारे में आपको स्पष्टता मिली होगी। रणनीति बड़ी ही सरल है। आवश्यकता है कि आलस से छोड़कर आज ही से सही दिशा में हम काम करना शुरू कर दें। समय और संसाधन सभी के पास सीमित है, सिर्फ आप अकेले के पास सीमित नहीं है, ये बात समझना जरूरी है। जितना सही ढंग से आप अपने समय और संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आप सफलता के करीब जाएंगे। तो अपनी रणनीति, अपने पढ़ने के तरीके को सही कीजिए। जो भी मानसिक स्तर पर क्योस है उसे साइड कीजिए। सरल और सीधे तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।